ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। और कोहली साहब बता रहे थे कि इस बार बजट में क्या हुआ कि लोग 12 लाख से इतने खुश हो गए ना कि बाकी खुशी को भूल गए। उनको पता ही नहीं होगा 12 लाख के अलावा भी कुछ खुशी मिली है। तो एक ऐसे ही खुशी मिली है 12 लाख से अलावा, वो है TDS को लेकर के। जी हाँ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो होता है, जिसमें आप कभी फिक्स डिपॉजिट हुआ तो वहाँ पे आपको TDS कट जाता है, फिर बाद में आपको लेना पड़ता है। ऐसे कई सारे मोर्चे पे आपको TDS देना पड़ता है। उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया। बदलाव इस तरह से किया गया है कि आप लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो ये मैं कोहली साहब से समझता हूँ। कोहली साहब, ये किस तरह की राहत मिल रही है? आपने 12 लाख कहा ना लक्ष्मण, तो एक और 12 लाख भी है। एक और 12 लाख ये 12 लाख और किस्म का है। तो हमारे जो माननीय वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन, उनके ऊपर जब उनके बैंकों में ज़्यादातर आपको पता बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, वहाँ से अपना गुजारा चलाते हैं, बुढ़ापे की लाठी है, तो उनका जो इंटरेस्ट आता था उस पर 50,000 तक के इंटरेस्ट के ऊपर TDS कट जाता था। अब बहुत सारे लोग टैक्सेबल नहीं होते थे, तो उनको रिटर्न फाइल कर करके सिर्फ इसी वजह से रिटर्न फाइल करती थी कि रिफंड लेना है। अब वो लिमिट बढ़ के 1 लाख हो गई है। अब मेरे से बहुत सारे, मैंने 12 लाख का कनेक्शन किया, बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक को पूछते थे कि भैया कितने तक की हम FD कराएं कि हमारे ऊपर TDS ना आए, तो वो भी फिगर 12 लाख ही आई। मैं आपको बता रहा था कि 12 लाख का कनेक्शन दूसरा कहां पर है। तो अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए तक अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो अब आपके ऊपर TDS नहीं कटेगा, यानी कि आप रिटर्न फाइलिंग से बच सकते हैं। और नॉन सीनियर सिटीजन, बिल्कुल वही पूछ रहा था कि सीनियर सिटीजन को बता दिया था, हम लोग जैसे लोगों का क्या है? बिल्कुल 40,000 रुपए वो सीमा थी जब नॉन सीनियर सिटीजन के ऊपर उसके नीचे पे TDS नहीं कटता था। नॉन सीनियर सिटीजन जी, नॉन सीनियर। अच्छा। अब उस लिमिट को भी बढ़ा के 50,000 कर दिया। अब आप ये पूछ सकते हैं कि कितने तक की FD में बैंक में कराऊं कि उस FD पर TDS ना कटे। तो हमारी कैलकुलेशन, क्योंकि अलग अलग बैंकों के रेट्स अलग अलग होते हैं, टेन्योर अलग अलग होते हैं, कोई 6 महीने कराता है, कोई 7.5 लाख एक औसतन नंबर आ रहा है कि इतने तक की अब आप FD कराएंगे तो उसके ऊपर आपका TDS नहीं बनेगा। तो ये एक बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको खाली इस वजह से रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी क्योंकि उनका टैक्स कट चुका। एक और कैटेगरी होती थी, मुझे याद है आपने कई बार डिस्कस भी किया कि जो नॉन फाइलर्स होते थे उनको TDS दुगुना देना पड़ता था। बहुत बड़ा ये चीज लोगों की नजर से निकल गई, क्योंकि हमने कई बार डिस्कस भी किया, अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते और कहीं से आपकी इनकम आ रही है, पेमेंट आ रही है, और वो आपसे पूछता है आप अपना पैन नंबर दीजिए। अब आपके पास तो पैन नंबर है नहीं, क्योंकि आप तो रिटर्न ही नहीं फाइल करते। तो जैसे ही आप पैन नंबर देने को मना करते थे, आपका TDS डबल हो जाता था। 5% कटना है तो 10%, 10% कटना है तो 20%, 2% कटना है तो 4%। अब ये जो प्रोविजन था इसको हटा लिया गया है, यानी कि अगर आप रिटर्न नहीं भी फाइल करते हैं और आपका कहीं से TDS आ रहा है तो आपके ऊपर ये डबल वाली पेनल्टी नहीं लगेगी। ये भी बहुत बड़ी बात है। एक और जब TDS की बात चली तो मुझे याद है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो स्पीच दे रही थी, तो जो लोग पैसा बाहर भेजते हैं उनके TDS में कुछ नियम बदलाव किया। जी हाँ, उसमें TCS है, टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स। आपको याद होगा कि 7 लाख रुपए तक की रेमिटेंस पर TCS नहीं था। और अलग अलग रेट पे भी कई दफे आपको याद होगा 20% तक की बात हुई, अलग अलग किस्म से इसमें अमेंडमेंट्स भी किए गए। ये जब का था, जब 70 रुपए का डॉलर होता था तो $10,000 एक मान के उसको 7 लाख के बराबर किया हुआ था। ये लिमिट भी अब बढ़ के 10 लाख रुपए हो गए, यानी कि अगर आप भारत से बाहर पैसा भेज रहे हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत, LRS जिसको कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय $2.5 लाख प्रत्येक वर्ष भेज सकता है। अब आप 10 लाख रुपए तक बिना TCS के, होता क्या था लक्ष्मण, इस TCS से बहुत सारा पैसा फंस जाता था। आप सोचिए ना, अगर मैंने 8 लाख रुपए भेजा तो मेरा 1,60,000 रुपए 20% TCS है तो वहां फंस गया। ये बात और है, मैं रिटर्न फाइल करके उसका क्रेडिट ले लूंगा, पर मेरा पैसा तो ब्लॉक हो गया। अब आपको 10 लाख रुपए तक की ये राहत है, आप पैसा भेजिए, कोई TCS आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो ये इस बात का ख्याल है कि बहुत बड़ी राहत यहाँ भी मिली हुई है, जिसको हम लोग भूल गए थे या फिर इग्नोर कर गए थे। तो इसको ध्यान रखिएगा तो और आपको दोगुनी खुशी यहाँ पे मिलेगी। ये चलते हैं वापस से अपने कॉलर के पास जो भोपाल से जुड़े हुए नरेंद्र सिंह साहब। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। बताएं क्या सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम IMA टैक्स पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, और आपका एग्रीकल्चर भी है, 1.5 हेक्टेयर जमीन है, उससे गांव से पैसा आता है लगभग 40,000। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर? बिल्कुल नरेंद्र जी, देखिए एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो माफ है, पर एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन के अंतर्गत लक्ष्मण वो आना चाहिए। और अगर आपको कैसे देखते हैं, अगर आपकी वो लैंड 10,000 या 1 लाख पॉपुलेशन के बीच में ऐसी जगह पे लोकेटेड है और 2 किलोमीटर आप किसी म्युनिसिपल लिमिट से अंदर हैं,
तो आपको एक तरफ रखिए। अगर आप 1 लाख से 10 लाख तक हैं तो 6 किलोमीटर, और 10 लाख से ऊपर की आबादी है उस जगह की और उस म्युनिसिपल लिमिट की, और आप उसमें 8 किलोमीटर के उसमें दायरे में हैं, तो पहले तो आप ये देखिए कि वो एग्रीकल्चर लैंड होता भी है कि नहीं होता इस कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप इन म्युनिसिपल लिमिट से बाहर हैं तो फिर नरेंद्र जी पूरी तरह से ये माफ होगा। हाँ, एक जरूरी बात लक्ष्मण जो कि हम कम लोग जानते हैं, एग्रीकल्चर इनकम भले ही आपकी हो और आपकी बाकी सोर्सेस से भी इनकम है, तो रेट पर्पसेस के लिए आपको एग्रीकल्चर इनकम जोड़नी पड़ेगी। उस पर टैक्स नहीं लगेगा, पर रेट पर्पसेस के लिए जोड़नी पड़ेगी। नरेंद्र जी ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको 2 चीजें देखनी है आपने। पहला, आपने म्युनिसिपल लिमिट्स देखनी है कि एग्रीकल्चर लैंड है भी कि नहीं। दूसरा, रेट पर्पस, क्योंकि आपने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं ये, तो लाजमी बात है इनकी बाकी की इनकम भी है, तो इस 40,000 रुपए को आप रेट पर्पसेस के लिए भी कंसिडर जरूर करिएगा। एक और सवाल छोटा सा मैं पूछना चाहूंगा, जो रेट पर्पस से जोड़ने का मतलब क्या हुआ? रेट पर्पस से जोड़ने का मतलब ये होता है कि पहले आप अपने इनकम पर टैक्स निकाल, चले आपने तो फॉर्मूला पूछ लिया, तो पहले आप बिना एग्रीकल्चर इनकम के निकालेंगे कितना टैक्स आता है, फिर आप एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के निकालेंगे कितना टैक्स आता है। उन दोनों के टैक्स के डिफरेंस को आपको देखना पड़ेगा। उन दोनों के टैक्स के डिफरेंस को क्रेडिट लेके तब आप अपना टैक्स जमा करेंगे। अच्छा, उस पर देना तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, देना नहीं पड़ेगा, पर रेट पर्पसेस के लिए किसी दिन ऐसा करेंगे ना लक्ष्मण, हम एग्रीकल्चर इनकम पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है रेट पर्पस का पूरा डिटेल्ड फॉर्मूला एक दिन डिस्कस करेंगे। चलिए, तो एक हम लोग एक सवाल फटाफट ले लेते हैं दीपक जी से। दीपक कार्णिक जी जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू मेरे क्वेश्चन को लेने के लिए। मैं एचयूएफ के बारे में मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरा एचयूएफ 30 इयर्स ओल्ड है, उसमें मैं था, मेरी वाइफ थी और मेरी डॉटर हु इज नॉट मैरिड, और मेरी वाइफ 6 साल पहले गुजर गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो एचयूएफ कंटिन्यू हो सकता है क्या ओनली विथ माय डॉटर? हालांकि सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आपको कुछ ना हो, भगवान ऐसा क्यों करे, कुछ हो, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, लेकिन चूंकि नियम है तो पूछना चाहते हैं। बिल्कुल दीपक जी, देखिए एचयूएफ कंटिन्यू रहेगा, आपकी डॉटर को पार्टनर उसको बनी रहेंगी और एचयूएफ आपका बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। एचयूएफ के जो बेनिफिट्स हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बल्कि अगर एचयूएफ से कुछ पैसा आप अपनी डॉटर को ट्रांसफर भी करते हैं तो सेक्शन 56(2)(10) में वो माफ भी होता है एज ए गिफ्ट, जो रिलेटिव्स को गिफ्ट होता है, तो बाकायदा आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दीपक जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और सेकंड, मैं अपनी डॉटर को इंटरेस्ट फ्री लोन विदाउट रिपेमेंट शेड्यूल दे सकता हूँ? जी बिल्कुल दे सकते हैं आप। चलिए, दोनों ही मोर्चे पे आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। समीर कुमार महापात्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी सवाल फटाफट ले लेते हैं। समीर जी, क्या सवाल आपके पास? सर, मेरा सवाल है, हमारा एक्चुअली 26 एस में जो पहला 21-22 फाइनेंशियल ईयर का हम रिटर्न भर के उसका मुझे आ गया, सब हो गया उसका, लेकिन हमारा एम्प्लॉयर जो है कुछ रॉन्ग इनकम एक्चुअली भरा सर, जिसमें ज्यादा इनकम था, हम उसको मैचिंग करने के लिए हम अपना भर थे उधर गोइंग इनटू डिटेल। अभी जो है मीन्स यही क्या है जो लोअर से हमारा इनकम हुआ है, तो अभी हम टैक्स रिफंड कैसे ले पाएंगे? टीडी जगह होगी अभी मेरा सवाल है कि हम उसको ठीक, आपके सवाल को समझ गए। हालांकि ऑडियो में कुछ दिक्कत है, लेकिन आपके सवाल थोड़ा सा ऑडियो बीच में इनका ड्रॉप हो रहा था, पर मैं जल्दी से बता देता हूं। अगर पुराने साल का रिफंड है, आप उसको पहली बात तो सेक्शन 154 में आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। इनका हुआ ये लक्ष्मण के थोड़ा सा इनकम इनकी कम बन रही है, उसने ज्यादा दिखा दी है, या आप 119(2) के अंतर्गत अपने प्रिंसिपल कमिश्नर को एक लेटर लिख सकते हैं। वो आपको स्पेशल परमिशन देंगे उस साल की रिटर्न फाइल करने की, जिसके माध्यम से आप फिर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 119(2) या फिर आप 154 में रेक्टिफिकेशन समीर अप्लाई कर सकते हैं। हमें खेद है इस बात का कि आपके साथ ऐसा हुआ है। चलिए, तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, और सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कोहली साहब। और आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे। और जैसा कि बार बार मैं कहता हूं, सवाल लिखिए तो अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखिए, ताकि ऐसे ही हम कोहली साहब या फिर हमारे दूसरे जो टैक्स एक्सपर्ट हैं उनसे आपको सीधे रूबरू करा सकूँ और आपके हर कन्फ्यूजन को वहीं का वहीं हाथ का हाथ दूर कर सकूँ। तो सवाल भेजिएगा tax@moneycontrol.com पर। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।